हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने देखा कि मूवमेंट इन प्लांट कैसे होता है, फोटो हार्मोन क्या होता है और एनिमल हार्मोन क्या होता है। दोनों वीडियो के लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। और इसके साथ साथ पाथ मेकर आपके लिए लेके आया है हार्मोन से रिलेटेड वेरियस मल्टीपल क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाओ, क्वेश्चन अटेंड करो और चैप्टर को रिवाइज करो। तो आज का जो टॉपिक है वो समझेंगे नर्वस सिस्टम होता क्या है, कैसे कंट्रोल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है एक ह्यूमन बीइंग के नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। ह्यूमन बॉडी के जितने भी काम है वो ठीक ठाक से चले, उसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ में अगर बोले कि जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हैं, जब एक कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, तो इस एक्शन को, इस काम को हम लोग क्या बोले, कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। अगर एनिमल्स में बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वाया नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। ये पहले भी बोला था, इंडोक्राइन सिस्टम हमने ऑलरेडी देख चुका है, और आज जो रहेगा वो नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ये आज का पूरा टॉपिक रहेगा। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम एक ग्रुप है, एक नेटवर्क है, एक स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन से मिलकर बना है नर्वस सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड, पहले वो देख लेंगे। सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो है रिसेप्टर। आखिर रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर बेसिकली नर्व के एंड में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मिलता है, एक विशेष स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने में मदद करता है, उसको हम लोग बोले रिसेप्टर। अगर साइनैप्स देखें तो साइनैप्स क्या है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह, स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं साइनैप्स। इसका रोल रहता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में। फिगर में बताया गया है कि ये एक न्यूरॉन के एंड से वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर जो कि सिग्नल के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है अभी हम लोग आएंगे उस टॉपिक पे। तो एक एक्सॉन के टर्मिनल से वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जो कि ट्रांसमिट होके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में प्रेजेंट रिसेप्टर से बाइंड होके एक न्यूरॉन के सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है। तो ये बेसिकली रहा आपका रिसेप्टर, साइनैप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। अगर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन की बात करें तो क्या है, दो न्यूरॉन के बीच में जंक्शन ना होके अगर एक न्यूरॉन एक मसल के साथ अगर जंक्शन फॉर्म करता है, कनेक्शन बनाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। फिगर में देखिए बताया गया है कि एक नर्व एंडिंग जब एक मसल के साथ कनेक्शन बना रहा है तो क्या बना रहा है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अगला चले तो नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अपना मैसेज भेज रहा है, तो उसको बोले नर्व इम्पल्स। ठीक, अगर इफेक्टर की बात करें तो इफेक्टर क्या है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट जब एक मसल, एक ग्लैंड, एक ऑर्गन एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तब उस पर्टिकुलर ग्लैंड को, मसल को, ऑर्गन को हम लोग क्या बोले, इफेक्टर बोलेंगे। अगर देखिए तो न्यूरॉन, दो टाइप को न्यूरॉन देखने को मिलता है, एक है सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा है मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन काम के हिसाब से दोनों न्यूरॉन को बांटा गया है। सेंसरी न्यूरॉन वो है जो कि एक रिसेप्टर से या एक ऑर्गन से स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाए, नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग सेंसरी न्यूरॉन। अगर इम्पल्स को, अगर इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल या ग्लैंड तक लेके आए तो उसको कहते हैं हम लोग मोटर न्यूरॉन। एक मैसेज लेके जा रहा है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आ रहा है ग्लैंड तक में। ठीक, अगला देखेंगे रैली न्यूरॉन किसको कहते हैं। तो रैली न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बनाता है, तो उसको रैली न्यूरॉन बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें
तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप होने वाली अचानक सी प्रतिक्रिया किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, तो उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। जिस रास्ते से, जिस पाथवे से ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। फिगर में देखिए, फिगर में बताया गया है कि राइट लेग में एक कांच का टुकड़ा चुभने से जो दर्द हुआ, उस दर्द को कैरी करके लेके कौन जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से लेके गया है नर्व स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर एक सिग्नल इस स्टिमुलस के अगेंस्ट में एक रिस्पांस जनरेट हुआ। रिस्पांस मैसेज को लेके आ रहा है कौन? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है मसल तक। मसल को ये कमांड दिया जा रहा है कि इस स्टिमुलस के अगेंस्ट में तुमको पैर उठाना है, तो जाके फिर राइट पैर जो है ऊपर में उठता है। अगर इसी के सेकंड फिगर में देखें तो स्पाइनल कॉर्ड एक और मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल भेजता है लेफ्ट लेग को, ताकि लेफ्ट लेग थोड़ा सा एक्सटेंड कर सके, थोड़ा सा बॉडी के सपोर्ट देने के लिए हेल्प कर सके। तो इस तरह से पूरा पाथवे चलता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन का, रिफ्लेक्स एक्शन का। किस तरह से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर से इंफॉर्मेशन रिसेप्टर टारगेट ऑर्गन तक आता है। तो अगला टॉपिक है वो है न्यूरॉन। बेसिकली न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन जो है बेसिक यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। पहले ही बोला कि न्यूरॉन से मिलके नर्वस सिस्टम बना है। हर एक न्यूरॉन 3 चीज से मिलके बना होता है। एक है सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा भी बोल रहे हैं, एक है डेंड्राइट और लास्ट रहा एक्सॉन। अगर सेल बॉडी के पास अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल की तरह इसके पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस है। डेंड्राइट जो है एक छोटा सा एक्सटेंशन है जो कि आगे जाके दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, और डेंड्राइट जो है दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी तक में ले आने के लिए मदद करता है। अगर एक्सॉन की बात करें तो जनरली एक्सॉन एक ही मिलता है एक न्यूरॉन में। ये डेंड्राइट से बड़ा होता है और इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करने में मदद करता है। जनरली एक्सॉन कभी छोटे भी होते हैं और कभी 1 मीटर लंबे तक भी हो सकते हैं। न्यूरॉन में देखिए, सेल बॉडी के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है। सेल बॉडी से वेरियस डेंड्राइट्स निकले हुए हैं और एक सिंगल एक्सॉन निकला है जो आगे जाके डिवाइड होके बनाया है एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल फिर आगे दूसरे किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ मिलके न्यूरल कनेक्शन बनाएगा, जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा। ये कनेक्शन हो सकता है एक्सॉन डेंड्राइट का, या फिर डेंड्राइट का, या फिर एक्सॉन का। ये 3 टाइप के न्यूरॉन जो है कनेक्शन बनाता है। टॉपिक को देखें तो अगला आता है गैलियल सेल। तो बेसिकली ये एक केयर टेकर टाइप का सेल होता है जो कि न्यूरॉन एंड उसके कनेक्शन को सपोर्ट करने का रोल प्ले करता है। तो न्यूरॉन जो है सिग्नल ट्रांसमिट कैसे करता है, भेजता कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को भेज के सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट किया जाता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर है क्या बेसिकली? तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? बायोकेमिकल मैसेंजर है जो कि मैसेज को कैरी कर रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आता है एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये सारे एग्जाम्पल रहेंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर के। अगला देखें तो नर्वस सिस्टम क्या है। प्लांट के विपरीत नर्वस सिस्टम एनिमल्स पे बहुत उन्नत प्रकार की नर्वस सिस्टम हमको देखने को मिलती है। अगर सिर्फ बोले कि ह्यूमन ब्रेन में, मनुष्य के दिमाग में ही 100 ट्रिलियन न्यूरॉन कनेक्शन देखने को मिलता है, तो पूरे ओवरऑल नर्वस सिस्टम में कई अरबों खरबों हमको न्यूरॉन्स देखने को मिलता है। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिगर में देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। बाकी जितने भी नर्व ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं थ्रू आउट द बॉडी, वो सारा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। बारी बारी से देखेंगे। पहला आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहले ही मैंने बोला सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच के भीतर मौजूद होता है। जैसे ब्रेन प्रेजेंट होता है स्कल में, खोपड़ी में, और स्पाइनल कॉर्ड
प्रेजेंट होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम में। इसके अलावा भी एक ब्लड ब्रेन बैरियर मिलता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, जो कि कुछ हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाता है। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेरियस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेंड करता है, जो कि आता है कहाँ से, वेरियस मसल से, ग्लैंड से, ऑर्गन से, किसके थ्रू, जो कि लेके आया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा। ब्रेन को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा गया है, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। ब्रेन के सभी पार्ट मिलके वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज हमने पहले भी देख चुका है ये चीज। अगर पार्ट पे आए ब्रेन का, तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वह है सेरिब्रम, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा है फोर ब्रेन का। ये ब्रेन का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स जटिल स्ट्रक्चर होता है पूरे ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन, सोच, मेमोरी एंड हंगर को। अगर अगला हिस्सा देखें ब्रेन का, तो वह है मिड ब्रेन, जिसके अंदर हमको मिलता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वेरियस हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ताकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर सके। हार्मोन के चैप्टर में हमने पहले ही देख चुका है कि पिट्यूटरी हार्मोन कैसे वेरियस ग्लैंड्स के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगर अगला देखें तो हाइंड ब्रेन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। सेरिबेलम बिल्कुल ही डिफरेंट है सेरिब्रम से। सेरिबेलम मिलता है हमको हाइंड ब्रेन में, जिसका जो रोल है वो पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर अगला देखें तो वह है मेडुला। मेडुला का रोल होता है वो है वोमिटिंग, सलाइवेशन एंड ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में अहम रोल रहता है। और अगला देखें पोन्स, तो पोन्स का रोल रहता है इनवॉलंटरी एक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ रेस्पिरेशन को भी रेगुलेशन में पोन्स का रोल रहता है। तो ये रहा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर अगला देखें तो वह है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पीएनएस। पीएनएस जो है वो जनरली जो है रिले और ट्रांसमिटिंग बॉडी की तरह काम करता है। फंक्शन में हमने पहले ही देख लिया, वेरियस फंक्शन को ले जाना और ले आने का काम पीएनएस के द्वारा ही होता है। पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विपरीत इसके पास कोई अपना खुद का प्रोटेक्शन नहीं होता है। पीएनएस को अगेन हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इंफॉर्मेशन को रिले कराने में हेल्प करता है। इसके जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजता है, एंड इसके मोटर नर्व्स जो है वो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके टारगेट ऑर्गन्स, मसल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। जिस तरह से हमने पूरा पाथ देखा था रिफ्लेक्स एक्शन में, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसमें बहुत अहम हिस्सा रोल प्ले करता है। अगर अगला बात करें तो वह है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका जो मेनली रोल है वो इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में होता है, जैसे हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, पिपल डायलेशन, रेगुलेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन एंड मेनी अदर्स। तो इन सभी में एएनएस जो है अहम रोल प्ले करता है। ये सभी काम जो है वो अपने सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा परफॉर्म करता है। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत एंटागोनिस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर एक किसी चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा उसी चीज को घटाएगा। अगर फिगर में देखें तो समझने में सुविधा होगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक तरफ सिंपैथेटिक नर्व है और दूसरा तरफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। अगर सिंपैथेटिक नर्व ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को अगर इनिबिट कर रहा है तो दूसरा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। तो जस्ट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं ताकि पूरा बॉडी का होमोस्टैसिस मेंटेन रहे और बॉडी का फंक्शन जो है कंट्रोल हो सके। आई होप आज का क्लास आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में।